नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कथा सम्राट प्रेमचंद की कालजयी कहानी नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस कक्षा के माध्यम से आप प्रेमचंद के जीवन और साहित्य से परिचित हो सकेंगे। आप प्रेमचंद कालीन कहानी से परिचित हो सकेंगे। तत्कालीन समय और संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखेंगे। सभी विद्यार्थी कहानी के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत को आप सभी आत्मसात कर पाएंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जान पाएंगे और हिंदुस्तानी भाषा से आप सभी परिचित हो पाएंगे। तो आइए आज की कक्षा का शुभारंभ प्रेमचंद के जीवन परिचय से करते हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। इनके पिता मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता डाक खाने में मुंशी का काम करते थे, इसलिए यह माना जाता है कि पहले इनके पिता के नाम के साथ और बाद में इनके नाम के साथ भी मुंशी जुड़ गया। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, परंतु साहित्य लेखन के लिए इन्होंने नवाब राय नाम चुना और इसी नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखी। 1907 में प्रकाशित दुनिया का सबसे अनमोल रतन इनकी पहली कहानी थी। इनके साहित्यिक जीवन में सन 1909 में एक बड़ी घटना घटी। 1907 में इनका कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ, जिसमें देशभक्ति परक कहानियाँ शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों ने 1909 में इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया। इसके पश्चात ये नवाब राय नाम त्याग कर प्रेमचंद नाम से रचनाएं करने लगे और इस नाम से इनकी पहली कहानी 1910 में बड़े घर की बेटी नाम से प्रकाशित हुई। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं पहले उर्दू में लिखी गईं, इसके पश्चात हिंदी में अनुवादित हुईं। इसी प्रकार से कुछ रचनाओं का हिंदी में प्रकाशन के पश्चात उर्दू में अनुवाद किया गया। इस प्रकार वे हिंदी के साथ उर्दू के भी प्रमुख रचनाकारों में शुमार किए जाते हैं। इनके उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान प्रमुख हैं। इन्होंने करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी नामक नाटक भी लिखे। इसके साथ ही कुछ विचार, विविध प्रसंग नाम के निबंध संग्रह भी इनके द्वारा लिखे गए। इनका 8 अक्टूबर सन 1936 में देहांत हो गया। इनके साहित्य की मुख्य विशेषता साहित्य को समाज से जोड़ने वाली रही। पौराणिक गाथाओं और जासूसी अय्यारी की कहानियों के स्थान पर समाज के बीच के यथार्थ का वर्णन प्रेमचंद को महत्वपूर्ण बनाता है। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को रोमानियत और कल्पना के संसार से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। इनके रचना संसार में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी अंतर्विरोधों और समस्याओं को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान प्रदान करते हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवाद की प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में भी वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। इसके साथ ही इन्होंने नायकत्व के स्वरूप को बदल दिया। इनकी रचनाओं का नायक एक सामान्य मजदूर, किसान, दलित या स्त्री होने लगे, जिन्हें उस समय तक साहित्य में
पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। उनकी रचनाओं में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हुआ, जो बोलचाल की सामान्य भाषा थी, जिस वजह से कम पढ़े लिखे लोग इनकी कहानियों से जुड़ पाते हैं और उसे समझ पाते हैं, और जीवन का मर्म होने की वजह से पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग भी इन कहानियों से जुड़ता है। इस कारण से प्रेमचंद को एक विशाल पाठक वर्ग प्राप्त होता है। आइए अब हम अपनी आज की कहानी नमक का दारोगा के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं। नमक का दारोगा कहानी की रचना पहले उर्दू में की गई थी। यह रचना हिंदी में सन 1914 में प्रकाशित हुई। नमक का दारोगा सोजे वतन के जब्त होने के बाद की कहानी है, इसलिए इसमें व्यवस्था की कमियां तो अंकित हैं, परंतु सत्ता को चुनौती नहीं दी गई है। तत्कालीन प्रशासनिक और न्यायिक स्थिति का इसमें वर्णन है। उस समय के समाज में भी भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। किसी को भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के आचरण से कोई समस्या नहीं थी, ऐसा प्रेमचंद इस कहानी में दिखाते हैं। आज हम इस कहानी के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, जो प्रारंभ से अलोपी दीन के गिरफ्तार होने तक का भाग है। इस भाग का आप जब वाचन करेंगे तो इन कठिन शब्दों को पाएंगे, जिनका अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। सर्व सम्मानित, सभी के लिए सम्माननीय। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। प्राबल्य, प्रमुखता। फारसी दां, फारसी जानने वाले। कगारे का वृक्ष, जिसका अंत समीप हो। बरकत, उन्नति। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। सदा व्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। आशा करता हूं कि आप सभी को इन शब्दों के अर्थ ज्ञात हो जाने के पश्चात कहानी को समझने में सहायता मिलेगी। आइए अब हम इस कहानी की व्याख्या को देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही प्रेमचंद लिखते हैं, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद व्यंग करते हैं। नमक जैसी अनिवार्य वस्तु जो ईश्वर के द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है, उस पर भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया गया है, इसलिए लोग चोरी छिपे उसका व्यापार करने लगे हैं। अधिकारियों का जिस कारण से पौ 12 है, उनकी जेबें भरी जा रही हैं, इसलिए वे प्रसन्न हैं। लोग उस दौर की सम्मानित नौकरियों को छोड़ करके नमक के विभाग में चौकीदार जैसे छोटे पद पर भी आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर असीमित ऊपरी आमदनी है। यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के तमाम मौके हैं। तो इस पहली पंक्ति से ही उस समय के समाज को और अंग्रेजी शासन में संस्थाओं की स्थिति को प्रेमचंद बखूबी दिखाते हैं। उस समय फारसी का बोलबाला है। लोग फारसी पढ़कर जल्दी से नौकरी पा जाते हैं। इस कहानी के केंद्र में पंडित वंशीधर हैं, जिन्होंने जुलेखा की विरह कथा, मजनू और फरहाद के प्रेम वर्णन को नल नील की लड़ाई से या फिर अमेरिका की खोज से भी ज़्यादा महत्व लेकर पढ़ा है। नौकरी की तलाश में निकले। उस दौर में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से कमज़ोर थी, जिसमें न ही भारतीयता के तत्व थे और न ही वह आधुनिक या वैज्ञानिक थे। इन दो पंक्तियों में प्रेमचंद ने उसके खोखलेपन को दिखा दिया है। उनके पिता बूढ़े मुंशी ने खूब दुनियादारी देखी है। समाज में सरकारी नौकरी को किस तरह से देखा जाता है, उसका प्रदर्शन प्रेमचंद ने बूढ़े मुंशी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। वंशीधर को नौकरी की खोज में जाने से पहले वे कुछ नसीहत देते हैं
और इस नसीहत को वे अपने जीवन भर की कमाई मानते हैं। वो कहते हैं, बेटा, घर की दुर्दशा देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में भी लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। कहानी की इन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि उस दौर में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। धन किस प्रकार से अर्जित किया गया है, यह प्रश्न कोई नहीं पूछता। भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति से भी किसी को कोई समस्या नहीं है। इस तरह अपनी जन्म भर की कमाई का उपदेश देकर बूढ़े मुंशी ने उन्हें विदा किया। वंशीधर भाग्यशाली थे। जाते ही उन्हें नौकरी मिल गई, वह भी नमक के विभाग में। ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके पिता को जब यह खुशखबरी मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। प्रेमचंद ने अंतिम पंक्ति बड़ी चुटीली रखी है। महाजन ऋण के लिए कुछ नरम हुए। कलवार यानी शराब बनाने वाली जाति के लोगों को इस बात की प्रसन्नता हुई कि उनका व्यापार बढ़ेगा, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठाकर प्रेमचंद मानवीय संबंधों और उनके विभिन्न रूपों से हमें परिचित कराते हैं। वंशीधर 6 महीने नौकरी कर चुके हैं। इस समय में कार्यकुशलता और अपने अच्छे विचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया है। अफसर लोग उन पर खूब विश्वास करने लगे हैं। एक दिन अपने नमक के दफ्तर में जाड़े की रात में वह मीठी नींद में सो रहे थे। 1 मील दूर यमुना के नावों के पुल पर अचानक उन्हें गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ का शोर सुनाई दिया। इतनी देर रात में गाड़ियां नदी को पार कर रही हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। वे उठे, पुल के पास पहुंचे, डांटकर गाड़ी वालों से पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? वहां पहले तो थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर सबने बताया कि यह गाड़ियां दातागंज के पंडित अलोपी दीन की हैं। मुंशी वंशीधर अलोपी दीन का नाम सुनकर चौंक उठे। पंडित अलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े जमींदार हैं। लाखों रुपयों का कारोबार है। सभी लोग उनके जानने वाले थे। किसी न किसी तरीके से सबके ऊपर उनके उपकार थे। यहाँ तक कि अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान बनकर रहते थे। वंशीधर के पूछने पर पता लगा कि यह गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी, लेकिन जब उन्होंने पूछा इसमें क्या है तो गाड़ी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से उन्हें भ्रम हुआ और गाड़ी के पास जाकर उन्होंने बोरों को टटोला तो पता लगा इसमें नमक के धेले। प्यारे बच्चों, 20-25 वर्ष पहले नमक जो हैं वो बड़े टुकड़ों में आते थे, धेले में आते थे। जो आज के आधुनिक पैकेट युक्त नमक देख रहे हैं आप, ये उनके स्थान पर बड़े बड़े टुकड़ों में आते थे। तो उस दौर में यह चीज़ जो है वो गैर कानूनी थी, जिसको अंग्रेजों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब पंडित अलोपी दीन भी पीछे ही रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते
आ रहे थे। गाड़ीवान भागकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि दारोगा ने सभी गाड़ियों को रोक लिया है। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर बहुत विश्वास था। वे मानते थे कि संसार का क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। जैसे वे चाहती हैं वैसे संसार को नचाती हैं। जब उन्हें गाड़ीवान बुलाने जाते हैं तो वे बड़े गर्व से बोलते हैं और अपने धन पर उनका अति विश्वास ही है, जो बड़े आराम से पान का बीड़ा लगाकर पहले खाते हैं, फिर आराम से वंशीधर के पास पहुंचते हैं। इस आत्मविश्वास की पराकाष्ठा आपको वंशीधर के पास पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद देने में दिखेगी। वंशीधर एक बड़े अफसर हैं जिसने उनके गैर कानूनी सामान को पकड़ा है, फिर भी उसके पास पहुंचकर आशीर्वाद कहना उनके अपने धन पर विश्वास और साथ ही जातीय दंभ को भी दिखाने वाला है। पंडित अलोपीदीन को अपने धन और अपनी वाणी पर पूरा विश्वास है। वह अत्यंत वाक्पटु हैं। जाते ही वंशीधर से बड़े प्रेम से बात करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था। इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वंशीधर पर उनकी इन मीठी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह कड़क कर बोलता है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। वह अलोपीदीन के नियम के अनुसार चालान और गिरफ्तार करने की बात कहता है। ऐसा सुनकर पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए और वहां खड़े सभी गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। पंडित अलोपीदीन को ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। यह जीवन में पहला ही अवसर था जब किसी ने उनसे इतनी कठोर बातें की थी। अपने जमादार बदलू सिंह को वंशीधर अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, किंतु उनके रोब के कारण उसको साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अलोपीदीन को लगा अभी यह नया लड़का है, माया मोह के जंजाल में फंसा नहीं है, हो सकता है शर्मा भी रहा हो या झिझक रहा हो, इसलिए फिर से बोले, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह से आपसे बाहर थोड़े ही हैं। और यह कह करके उसने अपने धन के संख्या बल का प्रयोग करने लगा, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। पहले 1000 रुपयों की पेशकश की, परंतु वंशीधर ने यह रिश्वत लेने से मना कर दिया। आज तक धर्म के इस रूप को अलोपीदीन ने देखा ही नहीं था। उसको वंशीधर की दृढ़ता और त्याग पर बहुत क्रोध आया। अब रिश्वत की रकम को वह बढ़ाता जाता है। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000। 20,000 बोलकर अलोपीदीन निराश होकर कहता है, इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने फिर से बदलू सिंह को ललकारा और वह दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। पंडित जी को इसकी उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए वह घबराए। 2-3 कदम पीछे हटाकर 25,000 पर निपटारा करने को तैयार होने की बात कही, पर वंशीधर इस पर भी तैयार न था। फिर वह 30,000 और अंत में 40,000 की पेशकश करता है, जिसके जवाब में वंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। और उसके बाद बदलू सिंह जैसे ही अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अलोपीदीन बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वंशीधर धन के सम्मुख अपने धर्म पर ईमानदारी और दृढ़ता से अडिग रहते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम सब इस कहानी के भाषा सौंदर्य को देखते हैं। इस कहानी में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग
जैसे वकील, मुख्तार, बरकत, बेगरज, ओहदा आदि का प्रयोग भी मिलता है। इसकी शब्दावली तत्समपूर्ण है, जैसे ईश्वर प्रदत्त, निषेध, सर्वसम्मानित, प्राबल्य, आविष्कार इत्यादि। इस कहानी में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। पौ 12 होना, कगारे पर का वृक्ष, फूले न समाना, हृदय में शूल उठना। और इस कहानी में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता। तो इस प्रकार से आप सभी ने यह कहानी पढ़ ली है। तो अब हम बोध प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा प्रेमचंद की पहली कहानी थी। अब आप सभी को बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा प्रश्न है, मुंशी वंशीधर के पिता ने उन्हें ऊपरी आय के गुर बताए थे। यह सत्य है या असत्य है, इसका जवाब आपको देना है। मुंशी वंशीधर ने अमेरिका के आविष्कार का गहन अध्ययन किया था। सत्य या असत्य कथन। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यह कथन वंशीधर के पिता ने वंशीधर से कहा। यह कथन सत्य है या असत्य है, ये आप सभी बताएंगे। और अंतिम प्रश्न है, अलोपी दीन ने वंशीधर को अधिकतम 40 लाख रिश्वत देने की पेशकश की। अब आप फिर से इसे सत्य और असत्य की कसौटी पर कसेंगे। विद्यार्थियों, आज का भाग पूरा हो चुका है। आप सभी के लिए गृह कार्य है और गृह कार्य का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर और पूस की रात को पढ़कर उनके बारे में अपने विचार लिखिए। प्रश्न संख्या 2, क्या एक पिता के रूप में वृद्ध मुंशी की अपने पुत्र को दी गई सलाह सही है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, वंशीधर के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।